सो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। और कल से आपको टाइम पर ज्वाइन होना है, इतना लेट नहीं होना है। जैसा साहिल हो गया, अथर आप भी लेट आए बेटा, ठीक है। तो लेट नहीं होना है क्योंकि हाँ सर, थोड़ा सा लेट आया। जितना लेट आप ज्वाइन होंगे उतना हमको टाइम कम मिलेगा, ठीक है। आपको टाइम कम यस मिलेगा। सर। मैं तो एक स्टूडेंट आया तो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से। एक मिनट, कोई ठीक है वेटिंग सर, लिस्ट में है? बंद होऊंगा। हाँ, ओके। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस के पेपर सेकंड का, और वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने इसके पहले जब 10th का सेशन स्टार्ट किया था ऑफलाइन में स्कूल में, हमने ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुका था ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ पर हम इसीलिए हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सेकंड पेपर कॉल्ड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्योंकि अभी जो टेस्ट होने वाली है इसमें ये वाला चैप्टर आने वाला है, इसलिए जो स्कूल की टेस्ट होगी उसमें ये चैप्टर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सी चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अपने 9th क्लास में इसका एक बेसिक चैप्टर पढ़ाता है ना, उसी के बेस के ऊपर ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। सो क्या है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज, यानी जो जीन्स है, जो इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, है ना। इसके बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हियर is heredity and hereditary change. Then we will discuss about the transcription, very important, translation and translocation. All these three processes we will discuss in detail. Then we will discuss about the evolution. Then we will discuss about evidence of evolution. Then we will discuss different theories of evolution. First theory we have, which is the Darwin theory of natural selection. It is natural selection theory. Then we have Lamarckism, जो Lamarck ने बताया था. Then we will discuss about the speciation. It is very important concept. Every year or maybe every alternate year, speciation used to come in your examination, final examination, board exam. That's why speciation is again very important. Then human evolution. Last we will discuss about the human evolution. ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन आते हैं स्पेशिएशन पर, फिर जो थ्योरी है उसके ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं। सो कैन यू रिकॉल, ये है एक्चुअल में आपके 9th का पोर्शन जो हमको रिकॉल करना है इस चैप्टर को समझने के लिए। सो फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, which component of cellular nucleus having the organism of living organism carries hereditary character? क्वेश्चन क्या है? which component of the cellular nucleus, सेल के न्यूक्लियस में ऐसा किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है? किसको आइडिया है? 9th क्लास में पढ़ चुके हम बेटा। यस, एनी आइडिया? Am I audible everyone? Yes, sir. Then do reply. अथर्व, साहिल, वेदांत, which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary character? Which component? जीन्स, Yes, genes. सेल। Genes, and genes are made up of DNA. Okay, so genes are the responsible for carrying like genetic characters. They may be physical or mental, okay, from one generation to the next, and from generation to generation the genes are very important in order to carry hereditary character. Okay, second question. So first question का आंसर I think आपको मिल गया है, which is genes और DNA, ठीक है। second, what do we call to the process of transfer of physical and mental character from parent to their progeny? Progeny means new generation, तो हम बोलते हैं progeny. Okay, so जो process है उस process को क्या कहते हैं? By which this genetic character transfer from one generation to next? Yes, what is the answer for second question? What do we call the process of transfer of physical and mental character from parent to their offspring, यानी progeny? What is the answer for that? हेरिडिटी 9th क्लास में हमने कवर कर चुका बेटा, हेरिडिटी। एंड विच इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? हेरिडिटी।
Okay, so it is called heredity. Heredity is the process in which physical and mental character transfer from parent to their offspring. It's called as heredity. Okay. So second question का आंसर हो गया heredity. Third question, Sahil, it is for you beta. Which are the components of DNA molecule? DNA molecule के components क्या क्या है? Sahil? Yes, sir. Which are the components of DNA molecule? हाँ, नाइट्रोजन बेस. हाँ, एंड नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? हमारे पास है एडेनाइन, sugar, गुआनिन, guanine, थायमिन एंड साइटोसिन. ठीक है. फिर यहाँ पर पेंटो शुगर भी होता है डीएनए में. पेंटो शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड होता है, फॉस्फेट. ओके, सो नाइट्रोजन बेस, phosphate sugar and pentose sugar and phosphate are the component of DNA. And in nitrogen bases we have 4 type of nucleotides which are called adenine, guanine, thymine and cytosine. Okay, so this is all about the recall section of your chapter. Any doubt here? Anyone? Any doubt beta? Yes. सर वो Any आपने doubt? क्या लिखा? पेंटो शुगर और क्या लिखा? Phosphate sugar, pentose sugar and phosphate bond. Phosphate bond. ओके सर. Okay, I'm just turning my camera off, but आपको शुरू ही रखना है. सर शुरू रखना तो है नहीं ना सबके. किसी को यहाँ डाउट है बेटा? तो हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज. अब हेरिडिटी के कारण हेरिडिटरी चेंज कैसे टेक प्लेस होते हैं, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा स्क्रीन से थोड़ा साइड, सो दैट हमको बोर्ड पर जाना पड़ेगा. बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है हमारे पास. ओके, सी हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज. सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखकर दे रहा हूँ हेरिडिटी की. तो क्या है हेरिडिटी बेटा? यस, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स हेरिडिटी. क्या हेरिडिटी? द ट्रांसफर ऑफ genetic characters from one generation to another. फ्रॉम वन जनरेशन है ना. हम बात करें पेरेंट जनरेशन की, तो हम पेरेंट जनरेशन लिखेंगे फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू their offspring. Their offspring is called as heredity. हम लिखेंगे थ्रू जीन लिखना जरूरी है. ठीक है, सो क्या हो जाएगा? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स is called as heredity. ठीक है, वेरी इजी. Sir, ओके, यस सर. अब हम देखते हैं हेरिडिटरी चेंज. हेरिडिटरी चेंज, अब देखो हेरिडिटरी चेंज होगा ना, वो होगा इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ना पड़ेगा. हम लिखेंगे डायरेक्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
in sexual reproduction 50% characters from male parent and 50% characters from female parent contributed or contributes in formation of contributes for the formation of लेंगे for the formation of new individual हाँ या ना is it Yes, sir. okay Yes, sir. so अब देखो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है न्यू जनरेशन को फॉर्मेशन करने के लिए दैट मीन्स 50% जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम मेल एंड 50% जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल दोनों ट्रांसफर होंगे न्यू जनरेशन में मीन्स न्यू जनरेशन का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहेगा वो 50-50% रहेगा फ्रॉम मेल एंड फ्रॉम फीमेल इज इट और नॉट Yes, sir. इसीलिए जो नया डीएनए जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है हाइब्रिड होता है ओके सो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे ड्यू टू विच जेनेटिक recombination takes place देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब जेनेटिक जो कोड होते हैं उनका मैनिपुलेशन होना when 50% कैरेक्टर फ्रॉम मेल एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल पेरेंट जब यूज हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने के लिए तो क्या हो रहा है जीन का मैनिपुलेशन होता है ठीक है उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस एंड hence hereditary change takes place understood everyone Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके सो अब मैं आपको जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है कि एक्चुअल में मेल होगा या फीमेल होगा वो हम डिसाइड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं हमारा जो 45 एंड 46 नंबर का जो क्रोमोसोम है ना 23rd पेयर सर थोड़ा सा ऊपर करो ना सर नीतू पटले ओके स्क्रीनशॉट लेना है टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट वेट अ सेकंड फ्रॉम हियर सर लिख लिया मैंने एवरीवन डन यस सर सर मैंने लिख लिया ओके गुड ओके सो अब हम प्रोसेस चेक करते हैं कि एक्चुअल में कैसा होता है सपोज हमने ले लिया मेल पेरेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंबल होता है लाइक दिस ये है मेल पेरेंट आई एम राइटिंग हियर मेल पेरेंट and this is symbol for female parent ओके सो मेल पेरेंट में जो जेनेटिक थर्ड वाला जो कोड नहीं हम बोलेंगे जीन है वो कौन सा है मेल के लिए एक है लार्ज एक्स एंड स्मॉल वाई क्या है लार्ज एक्स एंड स्मॉल वाई कितना क्लियर बट फीमेल के केस में दोनों एक्स एक्स है सो उनका साइज कैसा है लार्ज तो याद रखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस हियर साइज ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम सो एक्स इज लार्ज एंड वाई इज स्मॉल ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टूड एवरीवन
क्रोमोसोम का जो साइज है एक्स का लार्ज है और वाई का कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, अब दिस इज द पेरेंटल, मैं आप लिख रहा हूं पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, इट इज पेरेंटल जनरेशन। अब देखो एक्चुअल में ये तो सेल का जेनेटिक कोड है यानी लास्ट वाला क्रोमोसोम है, तो ये क्या होगा, पहले सेग्रीगेट होगा। सेग्रीगेट का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम द पेरेंट सेल, हम इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। सो मैं यहाँ पर इसको सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि सेग्रीगेशन हो रहा है, तो यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, यहाँ पर दोनों एक्स एक्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन, आई एम राइटिंग ओवर हियर सेग्रीगेशन, segregation, and segregation means what, the formation of इसको गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स फ्रॉम पेरेंट सेल, parent cell is called as segregation. Understood segregation? Yes, sir. Okay. अब यस ये सर। यस, सो ये है हमारे गैमेट्स, मैं आप लिख रहा हूँ गैमेट्स। अब ये गैमेट, सपोज ये मेल गैमेट है, ये अगर फीमेल गैमेट से फ्यूज हो रहा है, देखो अब यहाँ से 50% कैरेक्टर और यहाँ से 50% कैरेक्टर आकर न्यू सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर जो कोड होगा वो होगा, जीन होगा वो होगा XX। ये अगर इससे रिकॉम्बिनेंट हो रहा है तो अगेन XX फॉर्म होगा, XX, और XS कैसा कॉम्बिनेशन है, फीमेल का, यानी बेबी गर्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर Y वाला क्रोमोसोम इस X से फ्यूज हुआ, सो अगेन XY, और ये Y अगर इस X से अगर फ्यूज हुआ तो फॉर्म करेगा XY। ठीक है, अब देखो XY XY आ रहा है, और एक कॉम्बिनेशन किसके लिए, मेल के लिए, मेल है इसका मतलब ये बॉय चाइल्ड हो जाएगा, गर्ल और ये बॉय, बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो ये है हमारी न्यू जनरेशन, हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन। अब देखो न्यू जनरेशन में जो दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, वन इज फ्रॉम फीमेल एंड वन इज फ्रॉम मेल, इज इट और नॉट? सो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होंगे 50% कैरेक्टर इज फ्रॉम मेल एंड 50% कैरेक्टर इज फ्रॉम फीमेल, इसीलिए 50-50% कैरेक्टर दो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हेरिडिटरी चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको और इंफॉर्मेटिव बना देता हूँ। सो ये है डिप्लॉइड सेल, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फॉर दैट। ये जहां पर दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इट इज डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, ये भी डिप्लॉइड सेल है। लेकिन ये जो सेल है जहां पर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से हाफ है ना, तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल? डिप्लॉइड सेल कंटेन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और जो भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम हुआ हम उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर n ही रहेगा, n रहेगा मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हमारे न्यू जनरेशन के, तो यहाँ पर सारे के सारे डिप्लॉइड सेल है, यानी 2n वाली सेल है। ठीक है, इसको हम जाइगोट कहते हैं, जो यही जाइगोट फिर बाद में सेल डिवीजन होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, देन सेल का दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बीइंग इनिशिएटेड। ठीक है, और पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ हेरिडिटरी चेंज। तो मैं आपका लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ हेरिडिटरी चेंज के लिए, 50% कैरेक्टर, 50% कैरेक्टर्स from each parent are 50% character from each parent are involved for the formation of
formation of new organism 50% character from each parent are involved for the formation of new organism, due to which hereditary change takes place. Hereditary change takes place. Understood everyone? What is hereditary change now? So again, I want you all to take a screenshot for that. सर 2 मिनट सर. 2 minutes is a very long time, beta. सर 1 मिनट सर. Still again, very long time. 1 second, sir. 45 seconds. Okay, done? Yes, sir. Okay. Yes. Now we are going to discuss about heredity and hereditary change from your books. अभी तो हमने पढ़ा, but we have to check from your books now. Okay. So heredity and hereditary change. You know that here heredity is the transfer of biological characters from one generation to the another via genes is called as heredity. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है. और हमने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो जो जॉर्ज मेंडल है, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल इज पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. तो ये मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है. यू हैव टू रिमेंबर दैट. Okay, who is the father of modern genetics? So John Gregor Mendel. Okay, around the period of 1886, he took a long time for him to understand the conclusions. For his research about the heredity, he has applied many experiments on the garden pea plant and shows that it took very long period to understand how genetic characters are being transferred from one generation to the next. Okay, in 1901, the reason behind the sudden change were understood due to the mutational theory of the Hugo de Veris. See, Hugo de Veris में mutation को समझा गया. Mutation का मतलब होता है if there is sudden change takes place in the genetic sequences or DNA के sequences में, उसके कारण जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको 1901 में ह्यूगो द वेरिस की थ्योरी में बताया गया है. मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सुटॉन, ये थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट है. वॉल्टर एंड सुटॉन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासोफर. और देखो, जब हम बात करें मेंडल की, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अबाउट 100 ईयर आफ्टर उसके रिसर्च को ना सही माना गया. अदरवाइज उसको लोग पागल समझते थे, क्या बताएगा ऐसा बोलते थे मेंडल को. और मेंडल एक्चुअल में एक चर्च था, चर्च के पोस्टर थे, और चर्च के ही साइड में जो लगी हुई जमीन थी चर्च की, वहीं पर वो अपने जो एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म करते थे पी प्लांट्स पर. अंटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन, उसके पहले किसी को पता ही नहीं था. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proven that genes are carried. See, these genes are information carrier. Which information? Biological. They may be mental or physical. ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था? जीन था. और जीन इज नथिंग बट द क्रोमोसोम. थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट. ट्रायो का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ 3 साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट. ओके, कौन कौन से थे? ओस्टवाल्ड, एवेरी एंड मैकलिन. ओके, मैकलिन, मैककॉर्थी एंड कोलिन. ये एक्चुअल में ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ओस्टवाल्ड, एवेरी, देन मैकलिन, मैककॉर्थी एंड कोलिन मैकलियोड. ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट का ग्रुप था. इन लोगों ने प्रूव किया दैट एक्सेप्ट वायरसेस, वायरस को छोड़कर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे हैव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल.
सिर्फ वायरसेस में वो क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए, ठीक है। अदरवाइज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी करेगा वो कौन करेगा, डीएनए। सो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। अंडरस्टूड? ये 1944 में ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। एम आई ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. In 1961, the French genetics from Francois Jacob and Jacques Monod proposed the model for process of protein synthesis, which with the help of DNA. और about 1961 में प्रोटीन सिंथेसिस की थ्योरी फ्रेंच साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया, ठीक है। और कौन सी है थ्योरी? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, बाय विच प्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, और वही प्रोटीन के कारण हमारे बॉडी का शेप, साइज एंड फंक्शनिंग रिस्पॉन्सिबल है, उसी के कारण, उस प्रोटीन के कारण। बैक्टीरियल सेल, सी उन्होंने कहाँ देखा था? बैक्टीरियल सेल में उन्होंने बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे वर्क करता है। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए, और ये इसी थ्योरी के कारण हमको ये पता चला कि डीएनए के अंदर में जेनेटिक कोड होते हैं, और जेनेटिक कोड हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। डीएनए के होते हैं, डीएनए के जेनेटिक कोड क्या होते हैं? क्या होते हैं? एडेनोसिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेसिस। एडेनिन और ग्वानिन जो है ये प्यूरिन के हैं, प्यूरिन, और साइटोसिन और थायमिन पिरामिडिन। Thereby the technique of recombinant DNA technology, देखो आ गया वर्ड recombination DNA technology emerge, which has vast scope in the field of genetic engineering। और आज जीन के जो डीएनए के जो कोड है, यानी जीन के जो कोड है, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एज पर अवर विश। जैसे बीटी कॉटन में क्या है, कॉटन के इसमें बैक्टीरिया का डीएनए ऐड कर दिया गया है। अब उससे क्या होता है कि अगर कोई बीटी कॉटन की स्पेशलिटी है कि अगर आपने उसको ग्रो किया और उसको कैटरपिलर्स अगर खा रहे हैं, है ना, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो कैटरपिलर के बॉडी में जाते ही वो जो डीएनए है वो एक्टिवेट होता है बैक्टीरिया का, और पॉइजनस या टॉक्सिक सॉफ्टवेयर वो सीक्रेट करता है, और जो कैटरपिलर है वो मर जाता है अपने आप। ये है बीटी कॉटन की स्पेशलिटी। Okay, the science of heredity is useful to the diagnosis and identification of disease, treatment of disease and prevention from the hereditary disorder। तो hereditary के कारण जो disorders होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए genetic engineering is very important। Okay, again the production of hybrid varieties of animal, जैसे अगर हम बात करें एनिमल में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है, चिकन जो आते हैं ना, पोल्ट्री में डिफरेंट वेराइटीज है, वो सब हाइब्रिड वेराइटी है, ठीक है। कम खाएंगे ज्यादा वेट बढ़ेगा। जो लेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अंडे देते हैं, है ना, तो दे ले एज। सो ये सब वेराइटीज है, उनमें डिजाइन की हुई है। डॉलीशिप की अगर हम बात करेंगे, उसका बेस्ट कॉटन वुलन हमको मिलता है, तो उसको भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डिजाइन किए हैं और क्लोन करते हैं उसको, क्लोनिंग है, क्लोनिंग कारण फॉर्म हुआ डॉलीशिप। मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लाइक काऊ, बफेलोज, तो इनको भी डिजाइन किया गया सो दैट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े, है ना। तो ये सब पॉसिबल हुआ है ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण। सॉरी। एंड प्लांट एंड जर्सी का है। हाँ, वो भी बेटा, पिग, कैमल और काऊ। पिग और कैमल, इनके जीन को रिकॉम्बिनेंट डिजाइन करके काऊ के यूटेरस में इम्प्लांट किया गया, ठीक है। हाँ, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी, जैसे ब्रेड इंडस्ट्री हो गया, ब्रेड में जो बेकरी वाला इंडस्ट्री, वहां पर भी यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अल्कोहल इंडस्ट्री है, फर्मेंटेशन करने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक ड्रग बनाने के लिए अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं। सो ऐसे बहुत ज्यादा स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज। एनी डाउट बेटा हियर?
नो सर। पक्का?